स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो पढ़ाई जा रही है और हम पढ़ रहे बीए फर्स्ट ईयर के लेसन को कंटिन्यू। तो आज हमारा जो लेसन है वो 9th लेसन का सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर है। अपना जो 9th लेसन का फर्स्ट वीडियो है वो बना हुआ है, ठीक है ना। इस चैनल पे आप देख सकते हैं। और जो आज हमारा 9th लेसन का सेकंड पार्ट 9th लेसन का, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि समानता क्या है, तो एक बार वापस दोहरा देते हैं, शॉर्ट में ही समझेंगे। समानता का ये मतलब होता है कि एक तरह से इक्वलिटी, मतलब भेदभाव नहीं हो, जहाँ पर भी हो तो वहाँ एक तरह के हर व्यवस्थाओं में समानता हमें दिखनी चाहिए। जैसे एक नॉर्मली हम ये समझते हैं कि राज्य में किस तरह की व्यवस्था होती है। अगर राज्य में सभी लोगों का कल्याण करना है, सभी का विकास करना है और सभी देश की उन्नति के साथ अपना भी विकास करें, तो इसके लिए ये अति आवश्यक होगा कि वहाँ पे लोगों को समानता प्राप्त हो। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, अलग अलग तरह से उनके जीवन में जो परिस्थितियाँ, उन सब के संदर्भ में उन्हें राज्य की ओर से समानता का जो अधिकार है वो प्रदान होना चाहिए। तो एक तरह से समानता क्या है, एक व्यक्तित्व का मतलब व्यक्ति का अधिकार होता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए दूसरों के साथ साथ वही सुविधा उसे प्रदान करता है। तो समानता के संदर्भ में आपको ये समझना है, ठीक है ना, कि इक्वलिटी यानी वो समानता जो राज्य में व्यक्ति को बढ़ने के लिए राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। और ये इसको अलग अलग अर्थ में अलग अलग तरह से समझते हैं, लेकिन मीन्स सब आपको सारांश में ये समझना है कि समानता यानी इक्वल, बराबर, बराबर का जो हक है, बराबर की जब बात आती है वहाँ पे समानता के संदर्भ में हम विचार करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे थे जो फर्स्ट पार्ट का, उसका थोड़ा जो सारांश बाकी रह गया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वो ध्यान देख लीजिए यहाँ पे। समानता के विविध पक्ष और आयाम को हम पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बात करूं कि हमने कौन सा आयाम या पक्ष को पढ़ा है, तो वो आपको बताऊं कि सबसे पहले हम कानूनी समानता पढ़ा है और कानूनी समानता के बाद राजनीतिक समानता को हमने दिन कर लिया है। तो ये हमने कि समानता का मतलब क्या है, इसको अर्थ को हमने समझा। इसके बाद समानता के दो पक्ष कैसे आयाम, कानूनी और राजनीतिक समानता को हमने पिछले वीडियो में, ठीक है ना, यानी 9th लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें समझा है, ठीक है ना। और आज जो मैं है वो थर्ड जो है इसका पक्ष, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगा कि मैंने जो पिछली वीडियो में बताया है उसका, इन दोनों का आपको शॉर्ट में समझाऊंगा ताकि आपको कंटिन्यू यहाँ पे इस लेसन में समझ में आए। और बेहतर समझना है तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम अभी देखते हैं वो हैं और जो लास्ट हम देखेंगे वो है आर्थिक समानता, ठीक है ना। तो कंटिन्यू आपको यहाँ पे जुड़े रहना है, अपना ध्यान यहीं पे देना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था कानूनी समानता का मतलब है कानूनी रूप में, यानी उस राज्य में कानून ऐसे हो जो सभी को समानता की तरह आगे बढ़ाए। यानी कहने का मतलब कानून में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कानून में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा यही समझ ले कि जो एक स्टार है, अभिनेता है, उसने जो अपराध किया है, ठीक है ना, और वही अपराध किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा हुआ है, तो वहाँ पर जो कानूनी व्यवस्था होगी उसके द्वारा उसको समान जो भी दंड है वो दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक विशेष कह सकते हैं पर्सन है जिसको दंड न दे या माफ़ कर दे, और किसी जो सामान्य है उसको उस दंड का पूरा भुगतान या वह दंड भुगतेगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कानून द्वारा क्या किया जाएगा कि उनके समक्ष सभी समान हैं, कानून के नज़र में सभी समान हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि कानून के समक्ष जो समान है तो उनका पालन भी समानता के साथ किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कानूनी समानता का मतलब कानूनी रूप में सभी व्यक्ति समान है, उनके लिए समान कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। और इसी तरह के ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि कानूनी रूप में जो जिस तरह की व्यवस्थाएं होती है, जैसे करों का निर्धारण करना, तो जैसे कर है, कर व्यवस्था भी समान व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपनाई जाएगी। कर्तव्य का पालन है वो भी भेदभाव रूप में नहीं होगा, यानी किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक विशेष पर्सन है तो उसको कानून रूप में भी विशेष अधिकार दिया जाए, नहीं, कानूनी रूप में सभी समान रहेंगे, उनके साथ कानून का व्यवहार भी समानता के साथ होगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। शॉर्ट में मैं ये बताऊंगा कानून की समानता, ठीक है ना। दूसरा आपको यहाँ पे समझना है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर व्यक्तियों के द्वारा जिस तरह से राजनीति में प्रवेश किया जाता है तो उसके संदर्भ में राजनीति समानता के तौर पे देखें तो राजनीति उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करेगी। यानी ये कह दीजिए या ये समझना है आपको कि एक व्यक्ति है या उस राज्य में बहुत सारे व्यक्ति हैं तो सभी को समान मतदान का अधिकार है। यानी कोई भले पैसों वाला हो, अंबानी हो या कोई नॉर्मल सा कोई इंसान हो, ठीक है ना, तो उनके कोई वंशज है तो अगर वो 18 साल के होंगे तभी उनको मत देने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि वो उनका पैसों वाले की है या एक विशेष पब्लिसिटी इंसान है तो उनको विशेष अधिकार दिया जाए, नहीं। राजनीतिक समानता का मतलब ये होगा कि अगर आप मतदान का अधिकार आपको तभी मिलेगा जब आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त है, जो भारत में ये व्यवस्था स्थापित है, तो इसके अकॉर्डिंग ये होगी कि इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे समझना है पहला कि राजनीतिक समानता का मतलब कि आप राजनीतिक क्षेत्र में जो गतिविधि ले रहे हैं उसमें आपको राजनीति के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है वो समानता के तौर पे दी जाएगी, यानी समान इक्वलिटी सबको मिलेगी। दूसरा, जैसे कोई चुनाव लड़ रहा है, एक उम्मीदवार हो रहा है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किस वंश या लिंग से हैं तो आपको राजनीति में ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसे जन्म स्थान या किसी भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वह राजनीति में भाग लेने के लिए योग्य है तो वह राजनीति में उम्मीदवार बन सकता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस तरह का जैसे हम सार्वजनिक पद प्राप्त करने का कोई योग्य है तो वो कर सकता है। यानी राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियाँ होती है उसमें व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उससे सभी व्यक्तियों के समान ट्रीट किया जाएगा, यानी राजनीतिक क्षेत्र में उसके प्रति समानता प्रदान की जाएगी, राजनीतिक समानता, ठीक है ना। ये दो मैं यहाँ पे शॉर्ट के बताया क्योंकि इसके सर में वो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो बना हुआ है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हम आ जाते हैं आज के सामाजिक समानता, ठीक है ना। सामाजिक समानता तो एक तरह से देख लीजिए, सामाजिक यानी समाज का यहाँ पे विशेष इंडिकेट हो रहा है कि समाज, ठीक है ना। तो एक तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक समानता एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर राज्य में लोग रह रहे हैं तो उनके बीच अगर समानता नहीं है, समाज है वो अगर समान विचारधारा पर आधारित नहीं है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी गतिविधियाँ हो जाएगी जो अनुचित हैं और समाज है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए कि सामाजिक समानता एक्चुअल में है क्या, तो इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, जन्म व वंश के आधार पर भेदभाव एक तरह से सामान्य है, यानी जन्म से अगर कोई सही है और कोई जन्म से लूला लंगड़ा है या कोई अपंग है तो ये जन्म से भेदभाव है, उसको हम यहाँ पे समान नहीं कर सकते। जो जन्म के आधार पर है भेदभाव है या वंश के आधार पर है तो वो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन उसके बाद की जो व्यवस्था है हम उसमें उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समाज में वह व्यक्ति रहता है, समाज के नाते वह भी समान हक पाने का अधिकारी होगा। तो इसलिए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता का भी महत्व रहता है कि राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता दोनों मिलकर एक तरह से विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे देखना है कि जिस तरह से हमने ये देखा है कि अलग अलग विविध पक्ष हैं इसके, तो उसमें भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों में सामाजिक समानता के अधिकार को महत्व दिया गया है, ठीक है ना। तो आपने अगर 12th में आपने पढ़ा है मूल अधिकारों के बारे में तो आपने देखा होगा
अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, ठीक है ना। आप एक बार याद कर लीजिए ये किससे संबंधित है, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना। अस्पृश्यताओं का अंत, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पे अपने 12th में। तो ये ऐसा क्यों किया गया, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका जो यहाँ पे जो हिंदी वर्ड है वो थोड़ा सुधार लेते हैं, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखें, अस्पृश्यता। तो इसका ध्यान रखना है कि ये एक तरह से क्या है कि पहले देश की आज़ादी से पूर्व भारतीय समाज में बहुत सारे भेदभाव हुआ करते थे, जाति के आधार पे हो, वंश के आधार पे हो, कर्म के आधार पे, मतलब बहुत सारे भेदभावों का सामना किया जा रहा था। तो इसमें कुछ वर्ग ऐसे थे जो हमेशा शोषण का शिकार होते रहे और उनकी स्थिति समाज में बहुत ही नीचे हो गई। तो फिर इनको अस्पृश्य समझा जाने लगा, मतलब ये समझा जाने लगा कि ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है, ये निम्न कैटेगरी के हैं, इन्हें अगर हम हाथ लगाते हैं या इन्हें हमारे समाज में इनको शामिल करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, एक से अशुद्ध हो जाएंगे। ये भावना मन में गहर करके दी, यानी उस समय ये व्यवस्था हो गई थी, क्योंकि मानव के द्वारा ही इस तरह की व्यवस्था बनाई है। प्रकृति ने सबको समान पैदा किया था, लेकिन ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इस तरह का था। तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता के बाद ये व्यवस्था की गई कि समाज आगे तभी बढ़ेगा जब समाज में समानता स्थापित हो, भेदभाव कम से कम और बिल्कुल ही समाप्त होने चाहिए। तो इसलिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है वो शामिल किया गया और जिसके अंतर्गत 14 से 18 तक के अंदर अलग अलग समानताओं के बारे में पढ़ाए हैं और आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में। तो इसमें फिर मैं आपको सिर्फ हिंट के तौर पे ये बता रहा हूँ, क्योंकि सभी का हम यहाँ पे वर्णन नहीं करेंगे। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यताओं का अंत, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्यों ये अधिकार दिया गया इसको, क्योंकि संविधान में जब दर्जा दिया जाता है तो इसका पालन बहुत ही आवश्यक होता है और इसका उल्लंघन किया जाएगा तो दंडनीय अपराध माना जाता है। तो इसलिए इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, अन्यथा ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं लेकिन वे फिर लोग उसका पालन नहीं कर पाते। संविधान के तहत दर्जा यानी एक तरह से सर्वोच्च कानून हो जाता है। तो ये एक तरह से क्या है, सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे क्या हो, समाज में जो भेदभाव है, जो जिस तरह की अव्यवस्था है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो इसलिए अगर ये इसका अनुपालन नहीं करता है तो ये दंडनीय अपराध की समझा जाता है। तो ये एक तरह सामाजिक समानता के आगे बढ़ाए गए कदम है जो एक तरह से सामाजिक समानता लाने का प्रयास करता है। सामाजिक समानता की मांग है कि समाज में सती प्रथा, कन्या हत्या जैसी अमानवीय स्थितियों का कोई प्रचलन न हो, ठीक है ना। तो अलग अलग जैसे आपने देखा होगा, सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, कन्या हत्या है उसको भी अवैध कर दिया गया, क्योंकि ये समाज में ऐसी कुरीतियाँ थी जो समाज के लिए हानिकारक थी, समाज के लिए एक विष की तरह थी जो उसको समाज के अंदर ही दुर्गुण उत्पन्न कर रही थी और समाज को आगे बढ़ने के लिए सही नहीं था। तो इन कह सकते कुरीतियों को या ऐसी रीतियाँ थी जो प्रचलन में बुराइयों का प्रचलन लेकर चल रही, तो उनको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि समाज में सद्विचारों और अच्छे विचारों को ही अपनाया जाता है, समानता का यहाँ पे जरूरी महत्व रहता है। तो इस वजह से जो समाज में भेदभाव या गतिरोध उत्पन्न करने वाली व्यवस्था होती है वे पूर्णतः समाप्त होनी चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान रखा जाए। तो सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्यतः जो बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि क्या हम किस तरह से इसको और अच्छे से समझा पाते हैं, तो वो है कि वंश, धर्म, जाति और वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या अन्य किसी को हेय नहीं समझा जाए। तो ये यहाँ पे नोट करने लायक है, आप समझे। वंश, क्रम, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को कमजोर या हेय की दृष्टि से न समझा जाए, ठीक है ना।
तो देखें कि वंश, क्रम, जाति, लिंग ऐसे बहुत से कारण हैं जिस वजह से समाज में असमानता पैदा होती है। तो इस सब कारणों के वजह से जो कह सकते हैं कि नीच की या ऊंच नीच की भावना आती है, तो वो नहीं आना चाहिए। मतलब वंश, क्रम, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को कमज़ोर या हेय की दृष्टि से न समझा जाए। मतलब उसको कमज़ोर नहीं समझा जाना चाहिए कि भाई ये तो किसी वंश का नाम ना लेके बस ये समझा दो किसी को। पहले क्या थे, कोई वर्ग या वंश ऐसे थे जिनको निम्न कैटेगरी का समझा जाता था, कुछ उच्च वर्ग थे, तो इससे फिर ऑटोमेटिकली भेदभाव हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि इनको निम्न दृष्टि से या हेय नहीं समझा जाए, कमज़ोर नहीं समझा जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तभी समानता स्थापित होगी। और समानता स्थापित करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि समाज में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, समाज में समानता स्थापित होती है। सभी के बीच एक तरह से भाईचारा तभी बढ़ेगा जब वे एक तरह से एक ही कैटेगरी में गिने जाते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सामाजिक समानता के तौर पे ये होना भी जरूरी है। स्त्रियों को पुरुषों से कम अधिकार न दिए जाए, और जो पहले जो रूढ़िवादी विचार थी कि जो पुरुष हैं वो समाज में ज़्यादा अधिकार रखते हैं, उनको ज़्यादा अधिकार देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए, और महिला को इतना नहीं देना चाहिए। तो ये सोच गलत है, क्योंकि एक आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी समान हैं, सभी को समान समझा जाता है। जैसे मत देने का अधिकार सभी को समान है, यहाँ पे तो ऐसा भेदभाव नहीं है कि भाई स्त्री को मत देने का अधिकार नहीं, वहाँ पे सभी को समान अधिकार है कि सभी 18 वर्ष के हो जाते तो सभी को मताधिकार होता है। तो इसी तरह समाज में किसी भी वर्ग को कम, कमज़ोर या निम्न समझा नहीं जाना चाहिए, और समानता यहाँ पे नितांत जरूरी है। तो इस तरह से पुरुष या महिलाओं के बीच उसके अधिकारों को या कम नहीं आंका जाना चाहिए, दोनों को इक्वल समझा जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखा जाए कि सामाजिक समानता की मांग है, सामाजिक समानता ये मांग करती है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मानजनक, एक तरह से जैसे पुरुष का जिस तरह से वैल्यू है उसी तरह महिलाओं को भी सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, तभी सामाजिक समानता स्थापित होगी। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सामाजिक समानता का मतलब यही नहीं है कि स्त्रियों, बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधा न करा पाए। यानी राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट ये कर्तव्य रहता है। जैसे क्या है कि पहले की जो स्थिति थी उसमें उस स्थिति को यहाँ पे अब तक आते आते क्या हो गया, कुछ वर्ग या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई जिसके हिसाब से उस वर्ग का या कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो दब गई, उसके ऊपर दूसरी जातियों का प्रभुत्व रह गया, दूसरे वर्ग का प्रभुत्व रह गया। यानी पहले की परिस्थितियों की वजह से कुछ ऐसा जन समुदाय राज्य में बन गया है जो पिछड़ा हुआ माना जा रहा है, जो गरीब वर्ग में आ रहा है, जो है की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो समानता का अर्थ ये नहीं कि उनको समान समझा जाए, साथ ही साथ ये भी विशेष ध्यान रखा जाए कि समानता तभी स्थापित होगी जब ये जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो समाज में समानता स्थापित होने के बाद भी समाज के साथ नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही कमज़ोर वर्ग है, तो राज्य के द्वारा ये अपेक्षा की जाएगी या राज्य से ये आशा की जाएगी कि वह उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान करें। क्या करें? विशेष प्रावधान करें या ऐसी सुविधा दें जिससे वह क्या करें, उनको उससे ज़्यादा फायदा हो और वह समाज में एक तरह से सही इक्वल में आ जाए। जैसे ये समझ लीजिए, ठीक है ना, जैसे कि एक तरह से एक व्यवस्था है जो समान है, इसमें सभी लोग एक तरह से समान रूप से रह रहे हैं, और कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो नीचे कैटेगरी में आ गए। यानी समझा रहा हूँ एक तरह से लाइन से कि कुछ तो हैं वो एक तरह से समान रूप से सब सुविधाओं का फ़ायदा, यानी जो सरकार का फ़ायदा पहुँच रहा है वो इनको मिल रहा है, लेकिन ये नीचे इनको नहीं मिल पा रहा है। सरकार का फ़ायदा समानता के रूप में जो वो योजना है जो भी चला रहे हैं तो वो इस लेवल में है, उनको मिल रहा है, कुछ इसके नीचे है तो इस सुविधा का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वह सामाजिक समानता का यूज नहीं कर पा रहे। तो फिर सरकार से अपेक्षा की जाती है कि जो निम्न कैटेगरी के या जो कह सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से असक्षम है तो उनको सरकार ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, यानी ज़्यादा प्रॉफिट दे। जैसे आपने देखा होगा आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है ना, तो कुछ ऐसी जातियां, वर्ग या समुदाय हैं जिनको सरकार की ओर से कुछ विशेष रियासतें या आर्थिक हित के मतलब उनको बढ़ाने के लिए उनको कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वह एक तरह से भेदभाव नहीं होता है। वो क्या है कि जो दबे हुए लोग हैं उनको सरकार के तौर से आर्थिक फ़ायदा, आर्थिक सुविधाएं दी जाए और ज़्यादा महत्व दिया जाए ताकि उनका भी जो लेवल है वह धीरे धीरे इनके बराबर आ जाए। तो इस तरह से सरकार की ये अपेक्षा की जाती है कि समानता का मतलब ये नहीं कि सभी के साथ समान व्यवहार हो, बल्कि ये भी है कि जो समाज से पिछड़े हुए लोग हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाए
या ऐसे प्लान बना दिया जाए ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इस तरह से सामाजिक समानता है वह पूर्ण यहाँ पे सही अर्थ में समझी जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि समानता का मतलब सिर्फ एक ही रट लगाए नहीं बैठना कि सभी समान हो, बट ये भी ध्यान रखा जाए कि जो समाज से पिछड़े वर्ग हैं उन्हें भी आर्थिक हित या विशेष सुविधा देकर उन्हें समाज में समानता के तौर पे एक लेवल पे लाया जाए। तो ये पूर्ण रूप में समानता का अर्थ यहाँ पे प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से सभी कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। जो यहाँ पे समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो यही क्या कहलाएगा, सामाजिक समानता। ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए आर्थिक समानता क्या है। जो पॉइंट के साथ यहाँ पे साइड में समझा रहा हूँ तो वह वापस मिटा भी रहा हूँ। तो आपसे अगर आपको नोट करना है या आप समझ रहे हैं तो उनको साइड में नोट भी करें, क्योंकि मैं वापस मिटाऊंगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ समझते हुए नोट भी करें। अब देखिए आर्थिक समानता ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक तत्व आर्थिक क्षेत्र वो हर व्यवस्थाओं में शामिल रहता है, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा पक्ष है, ये ऐसा आयाम है जो बहुत ही ज़रूरी है समानताओं को लेकर हो, स्वतंत्रता को लेकर या न्याय के संदर्भ में हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें आज के जीवन में अर्थ यानी पैसा, धन, संपत्ति को लेकर, ठीक है ना, जो संपत्ति है या कैसे समृद्धि है वो अर्थ को यहाँ पे संदर्भ में समझा रहे हैं कि आज के जीवन में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति है वो अर्थ की है। वर्तमान में देखा होगा जो पैसे हैं उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्व रहता ही है। वर्तमान में भी यही है कि जो पैसे हैं उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव रहता है समाज में। तो इसलिए यदि हम केवल सिद्धांत वरन व्यवहार में समानता को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी समानता का हम जो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर व्यवहार में हम लाना चाहते हैं कि समानता को वास्तविक तौर पे समाज में एक समानता स्थापित करना है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर आर्थिक समानता भी हो, क्योंकि समानताओं को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट आर्थिक समानता को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बाकी सभी वास्तविक व्यवहारिक रूप में समानताएं राज्य में स्थापित हो पाती हैं। तो इसको आगे समझें। सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना, संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होना, ये क्या कहलाएगा, आर्थिक समानता। ठीक है ना। तो यह ध्यान रखें सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना। ठीक है ना। पूर्ति होने का मतलब ऐसा है कि मूलभूत का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है वह एक नेसेसरी है व्यक्ति के जीवन के लिए। तो ये चीज़ें तो व्यक्ति को मतलब कहने का मतलब कि किन प्रकार सरकार के द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो पाए। ठीक है ना। और साथ ही साथ समाज में जो संपत्ति को लेकर है, तो देखिए ये यहाँ पे हम इसको समझ रहे हैं कि आर्थिक समानता जैसे मैंने समझा है, कुछ विशेष है जो मैं नोट भी लिख कर क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दें, सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना, जो बेसिक जो नीड है वो राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था हो जिससे व्यक्ति को ये जरूरत है वो पूर्ण हो सके। और साथ ही साथ समाज में संपत्ति से संबंधित जो विषमता है, जो भेदभाव है, ठीक है ना, अमीरी गरीब के बीच इस वजह से अमीर होता जा रहा है, गरीब, तो ये जो विषमताएं पैदा है, ये जो गलत फहमियाँ हैं या जो इस वजह से समाज में और अव्यवस्था फैल रही है, तो इनको जितना संभव हो सके राज्य के द्वारा अंत या समाप्त किया जाना चाहिए। तभी समाज में आर्थिक समानता है वह व्यवहारिक रूप में वहाँ पे स्थापित हो पाती हैं। तो आर्थिक समानताओं को और हम आगे समझने के लिए यहाँ पे ध्यान रखें कि ऐसे क्या पहलू हैं जिससे हम आर्थिक समानताओं के और अच्छे से विशिष्ट रूप में समझ सके और स्थापित हो सके समाज में। तो ध्यान रखें सभी व्यक्तियों की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए।
भौतिक आवश्यकता है वह एक तरह व्यक्ति की नीड होती है, ठीक है ना। सुख सुविधाएं तो ये व्यक्ति के लिए जो जरूरी है वो उन्हें मिलनी चाहिए। आर्थिक समानता के तौर पे सभी व्यक्तियों को रोजगार, पर्याप्त रूप में रोजगार मिले, ठीक है ना, मजदूरी या उचित अवकाश की सुविधा हो, साथ ही साथ उसे कमाई के साथ साथ कुछ ऐसे अवसर हो जिसमें उसको अवकाश भी प्राप्त हो सके। तो आर्थिक समानता का मतलब यह है कि उसे रोजगार मिले पर्याप्त रूप में, साथ ही साथ उसे अवकाश का समय भी प्राप्त हो, क्योंकि पूरे दिन पूरी लाइफ वो काम ही करता रहेगा तो उससे ये आर्थिक कह सकते हैं आर्थिक समानता का स्तर तो यहाँ उसके आर्थिक समृद्धि नहीं माना जाएगा। आर्थिक समानता तभी स्थापित होती है जब उसे रोजगार उपलब्ध हो पर्याप्त रूप में, साथ ही साथ उसे कहने का मतलब यहाँ पे है कि रोजगार के साथ साथ अवकाश ग्रहण, अवकाश है एक समय है, उसे विश्राम भी होना जरूरी है, तो विश्राम का भी अधिकार हो। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखें कि असहाय को, असहाय का मतलब ये हो गया जिसको सहायता की जरूरत है, यानी कुछ ऐसे समाज में वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमेशा कहीं ना कहीं रूप में सहायता चाहिए होती है, जैसे कोई अपंग है, ठीक है ना, कोई मंदबुद्धि है, तो वे असहाय वर्ग की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सरकार से अपेक्षा की जाती है या समाज से कि असहायों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी में बात करें या सरकार के अनेक जो पद हैं या जिस तरह की चुनाव प्रक्रिया है तो उसमें अलग अलग आपको देखा होगा कि आरक्षण होता है, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। तो ये ऐसा क्यों है और किसी को ज़्यादा प्रॉफिट देने का ये मतलब ये है कि वे पिछड़े हुए हैं तो उनको आर्थिक सहायता देना जरूरी है, क्योंकि वे असहाय की श्रेणी में हैं। तो ये एक तरह से आर्थिक समानता होगी। असमानता यानी समझा जाए, क्योंकि समानता का मतलब ये है कुछ ऐसे वर्ग जो बहुत असहाय वर्ग के अंदर आ रहे हैं तो उनको दूसरों से कुछ ज़्यादा रियायतें देना या सुविधाएं देना एक तरह से समानता का ही उदाहरण होगा। पुरुष और महिलाओं को समान कार्यों के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर समानता स्थापित करना है तो इसलिए हर स्तर पर हमें समानता के तत्वों और मौलिक गुणों को अपनाया जाना चाहिए। इसके लिए भले वो पुरुष या महिलाओं के वेतन को लेकर हो। तो जैसे आपने देखा कि इससे पहले जो भेदभाव जरूर था, लेकिन वर्तमान में आप देखा जाए सरकारी व्यवस्थाओं या उसके वेतन को देखें जो काम करें तो उनके ये भेदभाव नहीं किया जाता कि वो पुरुष या महिला है, उससे उसके पद के अकॉर्डिंग उसे भुगतान या मानदेय दिया जाता है। तो इस तरह से सरकार के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जाए कि समानता है वो समाज में स्थापित हो सके। राष्ट्र की संपत्ति तथा उत्पादन की साधन है, यानी जहाँ से राष्ट्र को संपत्ति या उत्पादन के साधन के द्वारा राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था वो अच्छे से समृद्ध हो पा रही है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय जो उत्पादक हैं या उत्पादन साधन है उस पर किसी एक वर्ग का हक नहीं होना चाहिए। उस राष्ट्रीय संसाधन पर राष्ट्रीय उत्पादक जो जहाँ से भारतीय की या भारत की बात करें कि भारत का जो रोजगार जैसे जहाँ से प्राप्त हो रहा है या भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कहाँ से इनकम मिल रही है, तो वह उस पर जन साधारण का अधिकार होना चाहिए, यानी राष्ट्रीय अधिकार होना चाहिए। क्योंकि जहाँ से जैसे परिवार में ही है तो परिवार में अगर कोई एक आध कमा रहा है तो उस एक के कमाने का मतलब ये नहीं कि वह उसका ही एक अधिकार होगा। परिवार में सब का हक होता है कि वह उसके अधिकार या उसकी जो अर्निंग है उसमें सहायक रहें। क्योंकि यहाँ पे हम राष्ट्र के संदर्भ में बात करें कि समानता स्थापित करना है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि राष्ट्रीय संसाधन है जहाँ से अर्थव्यवस्था या भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, तो उस उत्पादक संसाधन पर किसी एक वर्ग का अधिकार न होकर जन साधन या राष्ट्रीय अधिकार होना चाहिए, तभी उन उत्पादन उन अर्थव्यवस्था का उन संपत्ति का राष्ट्र के हित में वितरण हो सके। भीषण आर्थिक असमानता का अंत किया जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह की आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता राज्य में स्थापित है, समाज में स्थापित है, उनका जो ये बुरी जो कह सकते हैं अव्यवस्था है उनका पूरी तरह से समापन होना जरूरी है, तभी ये आर्थिक समानता है वह मजबूत हो पाएगी। क्योंकि आर्थिक समानता एक तरह से कह सकते हैं कि समानता की रीढ़ है जो सभी समानताओं को साथ में लेकर चलती है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा है समानता के विविध पक्ष या आयाम कहें। नेक्स्ट जो हम अभी समझ रहे हैं वो ये है कि जैसे हमने 8 लेसन पढ़ा है और ये 9 पढ़ा है, तो दोनों के बारे में पढ़ा जैसे स्वतंत्रता और अपना जो ये लेसन है स्वतंत्रता और समानता। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ठीक है ना। दो अलग अलग यूनिट हैं, दोनों के अलग अलग पक्ष को हमने समझा है। तो अब यहाँ पे एक तरह से संबंध देखेंगे दोनों का कि क्या वे एक दूसरे के विरोधी हैं या दोनों का राज्य के हित में होना जरूरी है, आवश्यक है, परस्पर सहयोग के संबंध है, तो वो देख रहे हैं।
तो देखिए, समानता और स्वतंत्रता का आपसी संबंध, यानी विचार विमर्श कर रहे हैं इसके बीच स्वतंत्रता और समानता का संबंध। तो यहाँ पे ध्यान देना है अब, क्योंकि हमने अलग अलग दोनों के लेसन थे, दोनों के अलग अलग पक्ष को यहाँ पे समझा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच किस तरह का संबंध है, को रिलेशनशिप, वो यहाँ पे हम समझ रहे हैं। तो ध्यान दें, स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध के विषय पर अलग अलग राजनीतिज्ञों के अलग अलग मत। कुछ हैं वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी एक का होने से दूसरे का कहीं ना कहीं जो अस्तित्व है वो कम हो जाता है। तो कुछ विद्वान मानते हैं इन दोनों को कि एक दूसरे के विरोधी हैं, जिसमें लॉर्ड एक्टन ये कहते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा, यानी समानता का यहाँ पे अधिक हित हम देखना चाहें तो इस वजह से स्वतंत्रता की आशा करना व्यर्थ है। ये हम यहाँ पे समझ रहे, लॉर्ड एक्टन के विचार यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे मैं नोट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि ये नोट्स हैं वो कॉलेज के संपर्क से आपको ये मिल जाएंगे। तो इसी संदर्भ से ये आपके सिर्फ समझाने से संबंधित है। आप ध्यान रखें, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना है कि जैसे लॉर्ड एक्टन ने ये कहा है कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा, यानी समानता को हम एक तरह से उसके हित को देखते हुए उसकी और ज़्यादा अच्छी कामना अगर करना चाहते हैं कि राज्य में समानता स्थापित हो, तो इसका कारण ये होगा कि स्वतंत्रता की हम जो समझना चाह रहे, प्रयास करना चाह रहे हैं, फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो लॉर्ड एक्टन है वो कहीं ना कहीं समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे के विरोधी बता रहे हैं कि एक का अगर ज़्यादा महत्व होगा तो दूसरा फिर उसकी इच्छा करना एक तरह से व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी तरह से एक अन्य विद्वान है टॉकविल, तो बस ये ध्यान रखना है कि कौन से वैसे अलग अलग विचारक और भी हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दो विचारकों के नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, लॉर्ड एक्टन और टॉकविल। तो उन्होंने समानता व स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी बताए हैं, जैसे मैंने एक परिभाषा यहाँ पे आपको समझाई, आपके सामने प्रस्तुत की है। तो इसी तरह कुछ विचारक वे भी हैं जो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों विरोधी नहीं, परस्पर एक दूसरे के पूरक है। यानी दोनों का जो संबंध यहाँ पे बात करें वो एक राज्य के लिए सही है, हितकर है, क्योंकि एक के होने से दूसरे का अस्तित्व और ज़्यादा मजबूत हो जा रहा है। तो कुछ विद्वान उनके परस्पर सहयोग की बात करें, यानी दोनों का संबंध है वो पूरक है एक दूसरे का। तो इसके संदर्भ में यहाँ पे देखिए, वास्तव में कुछ विद्वान इसके विरोधी और कुछ हैं जो इसके परस्पर सहयोग की बात करें। तो हम अब इसको एक तरह से निष्कर्ष के तौर पे देखेंगे कि वास्तव में इनका जो संबंध है वो किस तरह का है राज्य और समाज के अकॉर्डिंग देखें तो स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग से ये दोनों विचार है वो सही रूप से राज्य में स्थापित हो पाते हैं। तो वास्तव में स्वतंत्रता और समानता मानव जीवन सरिता के दो तट हैं। इसके एक पक्ष की यहाँ पे बात करें कि स्वतंत्रता और समानता मानव जीवन की तरह दो जो नदियाँ हैं उन दोनों के तट हैं जो आपस में मिलेंगे, और इसको मिलना स्वाभाविक है, दोनों के मिलने से ही आगे जो प्रक्रिया है वो चल पाती हैं। इसी तरह एक और यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं दोनों के संदर्भ में कि मानव कल्याण के लिए मानव को एक कल्याण रूपी रथ माने, ठीक है ना। जो अगर मानव का जो रथ है वो आगे जाएगा तो कल्याण की सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो इसके लिए उस रथ के दो पहिए हैं वो स्वतंत्रता और समानता है। यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों एक रथ के दो पहिए हैं जो उस रथ को आगे ले जा रहे हैं एक मानव कल्याण की दिशा में। यानी दोनों का मानव के कल्याण में सहयोग है और दोनों का मिलने से ही मानव का कल्याण होगा। ये एक तरह से उदाहरण और एग्जाम्पल की तरह ही समझना है। इसके संदर्भ में और ये कहा है कि दोनों का संबंध को और अच्छे से समझाते हुए कहा है कि सत्य और शिव का जो अभिन्न अंग है वही मानवीय जीवन में स्वतंत्रता और समानता का है। जिस तरह से सत्य और शिव का संबंध एक तरह से एक ही समझा जाता है, वैसे ही यहाँ पे बताया कि मानवीय जीवन में स्वतंत्रता और समानता का यह महत्व
इसकी तरह समान है, यानी एक तरह से इसका ये उदाहरण की तरह ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी समानता के तौर पे देखिए, पूरक संबंध में ये बताए हैं कि मानवीय रूपी रथ मानवीय कल्याण रूपी रथ के लिए समानता और स्वतंत्रता क्या है? दो पहिए हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि एक मानवीय कल्याण के लिए स्वतंत्रता और समानता का होना जरूरी है। दोनों का अस्तित्व होगा तभी मानव का कल्याण हो पाता है। एक तरह से इनके संबंध को यहाँ पे बता रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखना है कि एक ऐसे राज्य में जिसमें अगर समानता नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों का अस्तित्व, दोनों के होने से ही एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था की हम यहाँ पे कामना करते हैं। तो इनके लिए दोनों का होना जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पे हम उसके ऊपर विचार करें कि इन दोनों के संबंध को और ऐसे अच्छे से पुख्ता हो जाएगा कि दोनों के इतना महत्वपूर्ण संबंध होना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, यदि राजनीतिक समानता नहीं हो तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता के एक बहुत बड़े भाग को शासन में कोई भाग प्राप्त नहीं होगा। अगर राजनीतिक समानता नहीं है, लोगों को जिस तरह की राजनीतिक समानताओं के संदर्भ में जैसे मैंने समझा है, तो अगर वो समानता प्राप्त नहीं है उसे, तो फिर उसे स्वतंत्रता प्राप्त होते हुए भी इसका कोई मूल या महत्व नहीं साबित होता है। तो इसी तरह यदि नागरिक समानता नहीं होगी तो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित हो जाएगा। यानी नागरिक समानता नहीं होगी, नागरिक होने के नाते उसे समाज में समानता प्राप्त नहीं है, भेदभाव है, उसके साथ भेदभाव किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा कि उसे नागरिक अयोग्यता समझा जाएगा और इस वजह से उसे स्वतंत्रता भी राज्य में प्राप्त नहीं होगी। यानी उसे राज्य का नागरिक नहीं समझा जाए या उसके साथ भेदभाव किया जाए, नागरिक समानता प्राप्त नहीं होगी तो उसे नागरिक स्वतंत्रता अगर समानता प्राप्त नहीं है तो राज्य में जो स्वतंत्रता मिलती है नागरिक होने के नाते वो उसे नहीं मिल पाती है। यदि आर्थिक समानता नहीं होगी, लोगों के साथ सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में समानता का जो पक्ष है वो उसे प्राधान्य किया जाएगा। यानी रोजगार को देखें या अन्य सुविधाओं को लेकर देखें, तो अगर उसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में, तो कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा। यानी फिर वह एक तरह से पिछड़ापन हो जाएगा और जो उसे अधिकार होता है उसका फिर मूल्य या स्वतंत्रता है वह उसे प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इस संदर्भ में पोलार्ड ने कहा है, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह हल है समानता में नीति। यानी यहाँ पे पोलार्ड ने दोनों के महत्व को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाया है। इसने कहा है कि समानता यानी स्वतंत्रता की समस्या का हल, स्वतंत्रता की समस्या का हल एक है और वह समानता में निहित है। तो ये ध्यान रखना है, ये इसके पक्ष में है, विचार दे रहा है, दोनों को संबंध को यहाँ पे बता रहा है कि स्वतंत्रता की समस्या, स्वतंत्रता के राज्य में जो समस्या है, जो जिस तरह की गतिरोध का उसे सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उस राज्य में समानता हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे पोलार्ड यही कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का हल एक ही है और वह क्या है, समानता में निहित है। अगर समानता होगी तो स्वतंत्रता भी होगी। इस तरह से दोनों का जो संबंध है वो अच्छे से होगा, तो राज्य में ये गतिविधि या जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। दोनों के पूरक संबंध पर अरिस्टोनी ने भी ये कहा है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता विरोधी न होकर उसके लिए एक आवश्यक शर्त होती है। यानी दोनों का मिला जुला रूप सही आता है, रूप रखता है। यहाँ पे दोनों को अच्छे से समझा पा रहा है। तो बस इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि समानता और स्वतंत्रता, कुछ विचारक ये जरूर है कि उसको विरोधी मानते दोनों को, लेकिन
उससे ज़्यादा कुछ ऐसे विचारक भी है जो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के होने से ही समानता का अस्तित्व रहेगा, या समानता और स्वतंत्रता दोनों मिलके राज्य और समाज के लिए एक आवश्यक आदर्श व्यवस्था, या जो कह सकते हैं व्यक्ति के लिए कल्याण की जो मार्ग है वो उसके लिए प्रशस्त करते हैं। तो दोनों का होना जरूरी है, दोनों का पूरक संबंध है, जो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की और प्रयास किया है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो अपना ये जो लेसन है, 9th जो लेसन है उसका सेकंड पार्ट है, और इस सेकंड पार्ट के साथ ही 9th लेसन है वह यहाँ पे समाप्त होता है। और इससे संबंधित नोट्स भी हैं जो आप कॉलेज से ले सकते हैं, और इससे संबंध में अगर कुछ आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।